देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिता सैफी। नाज़रीन, मुल्क में बदलती हुई सियासी सूरत हाल जो बज़ाहिर ऑपोजिशन के हक में नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद वजीर साबिक़ वज़ीर इमरान खान अब भी पूरा एतमाद सब अच्छाई की सोच लेकर आगे चल रहे हैं, हक में नजर नहीं आ रही है। उसके बावजूद खान साहब अब भी पूरा एतमाद हैं और सब अच्छाई की सोच लेकर आगे चल रहे हैं। इस वक्त में जब पाकिस्तान अभी माशी गिरदाब का शिकार है, सियासी पार्टियों के कायदीन और रहनुमा का तर्ज अमल इंतहाई अफसोसनाक लगता है। अखलाकी गिरावट की शिकार जाती मफादात का ऐसा घुन चला रहे हैं जिसमें आम आदमी पिसकर रह गया है। हालात की संगीनी का एहसास तो जैसे मर ही गया हो। नैब कानून में तब्दीली से भी सियासतदान ही फायदे में है। नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ वज़ीर इमरान खान की केस की कार्रवाई जारी है, जिसमें अदालत के रिमार्क्स कुछ इस तरह से: क्या कोई ऐसा शख्स रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना नहीं दिया गया हो? जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया है। किसी भी फैसले को इस वक्त तक गलत नहीं कहा जा सकता जब तक इससे कोई माली फायदा ना साबित हो जाए। जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स हैं: बज़ाहिर सरकारी अफसरान और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को नैब तरमीम के जरिए फैसले करने की आजादी दी गई थी। माजी में ऐसा फैसला साजों से 8 अरब रुपए से ज्यादा वसूल किए गए। ख्वाजा हारिस ने कहा, क्या रिकवरी पब्लिक ऑफिस होल्डर से हुई? जस्टिस मंसूर ने कहा, रिकवरी उन लोगों से की गई जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के पैसे बटोर रहे थे। ख्वाजा हारिस ने कहा, हुकूमत के हर फैसले से किसी न किसी तबके को फायदा होता है। जस्टिस मंसूर के रिमार्क सामने आए। पाक फौज को नैब कानून से इस्तिस्ना क्यों दिया गया? इमरान खान ने दरख्वास्त में ये नुक्ता क्यों नहीं उठाया? जस्टिस मंसूर ने यह भी सवाल किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी इंसानी हुकूक में भी तवाज़ुन होना चाहिए। अगर आम शहरियों के हुकूक हैं तो कौमी मफादात और माशरे के बुनियादी हुकूक भी हैं और दोनों में तवाज़ुन होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा, नैब कानून अवामी मफादात के खिलाफ कैसे है? वकील ने जवाब दिया कि 500 मिलियन रुपए की करप्शन पर नैब की कार्रवाई की हद को कम करके 100 मिलियन रुपए किया जा सकता है। अब ये सारी प्रोसीडिंग अब तक सोफार हो चुकी है और इस केस की समाज जो है वो पीर तक मुलतवी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस केस के अंदर जितने भी कानून और शवाहिद और जवाबित के तहत जो बातें की जा रही हैं, वहां पे खुल्लम खुल्ला ये पूछा जा रहा है कि क्यों इतना ज्यादा रिलीफ दिया जा रहा है और क्यों जो है वो करप्शन को प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि ये बार बार बात आ रही है कि एसेट्स बियॉन्ड बीन किसी भी मुल्क के अंदर एक घिनौना जुर्म है और इसको एड्रेस किया जाता है और लिया जाता है एज अ क्राइम। तो इसके लिए क्यों इतना रिलीफ दिया जा रहा है, क्यों तरमीम इस तरह से की जा रही है? एक चीज क्लियरली इसमें कहा गया है कि कोई भी आईन और कानून की खिलाफ वर्जी ना करे वरना इसके नताइज होंगे। तो ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। दूसरी जानिब नाजरीन, बरतानवी वजीर आजम जो है वो 45 रोज बाद ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं और उन्होंने बाशर चार्ल्स से मुलाकात में अपने इस्तीफे से आगाह भी कर दिया है। बरतानवी मीडिया ये बता रहा है, इस वक्त ये भी शायद सुर्खी इस वक्त पूरी इंटरनेशनल मीडिया और मीडिया के ऊपर छाई हुई है। उसके ऊपर भी आज थोड़ी सी जी बात करेंगे। दूसरी जानिब राजीन, आज पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बड़ी सीटों पर छोटे लोग बैठ गए हैं। मजीद उनका क्या कहना था, ये सुन लेते हैं। छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए हैं जिसकी वजह से हमारे इदारे ही छोटे हो गए और ये दोबारा ये कोई आज़म सवाती की इंसल्ट नहीं है, ये कोई पीटीआई की इंसल्ट नहीं है, ये पूरी सेनेट की इंसल्ट है। पूरी दुनिया में या वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार ने, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने, उन सब अखबारों ने जो इसके ऊपर लिखा है उससे पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। एक तरफ जी ये मामला है, दूसरी तरफ आज मुर्तजा वहाब कराची के ज़िमनी इंतखाबात के इल्तिवा पे बात कर रहे थे। बात करते हुए कहते हैं कि हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, आइंदा इलेक्शन में हैदराबाद के साथ साथ कराची का मेयर भी पीपल्स पार्टी का होगा। ये मेरे ख्याल से एमकेएम वालों को गौर से सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे थे। जी, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि नहीं, जो हालात हैं उसमें 23 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं हो सकता। जो डेट इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के साथ बैठेगी, हम लोग आपस में बैठ के तय कर लें। जब ये सिचुएशन आपकी सैलाब की कंट्रोल हो जाती है, इलेक्शन करा दिया जाएगा। हम इलेक्शन से बिल्कुल नहीं भाग रहे। हम समझते हैं इलेक्शन होगा तो हैदराबाद का मेयर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा और कराची का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आपका
दूसरी जानिब नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज सरगोदा में तलबा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक कमज़ोर को सज़ा और ताकतवर को रिलीफ मिलता रहेगा तब तक तब्दीली नहीं आ सकती। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये वो भी सुन लेते हैं। जो मेरे दुनिया के सबसे अजीम लीडर हम सब के दिलों का जो राज करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1500 साल पहले उन्होंने जो कहा था, मैं सब चाहता हूं ये बार बार मेरी बात याद रखना कि जो उन्होंने कहा था, उनकी जो हदीस है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमजोर छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू जब चोरी करे तो उसका वो ना पकड़ सके जो मुल्क, उसको एनआरओ दे दे, वो तबाह हो जाता है। ये याद रखें कि आप आज अपने सामने मुल्क को तबाही की तरफ जाते देख रहे हैं। नाजरीन, बिल्कुल आज भी खान साहब ने कहा है कि जी मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। छोटा चोर और बड़े चोर की बात कर रहे थे, एक नहीं एक पाकिस्तान की बात कर रहे थे। वहीं पे जहां ये सारा मामला है, वहीं साइफर इंक्वायरी में आज साबिक वजीर आजम इमरान खान के सेक्रेटरी आजम खान को FIA में तलब किया गया है और FIA इमरान खान के आजम खान से साइफर पर गुफ्तगू से मुतालिक इंक्वायरी कर रही है। जहाँ एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैं चीज़ों को टेकअप कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहा हूँ, वहीं साइफर इंक्वायरी के बारे में जो कि वो चाहते थे शुरुआत हो चुकी है। साथ ही दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल ने जो है इस्तदा की है कि PTI को हिदायत दी जाए कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने आज कहा है कि हम उस वक्त दाखिल होंगे जब कोई कानून की खिलाफ वर्जी होगी। टिल द टाइम वी कैन नॉट गेट इंटरवीन इन दिस मैटर। और साथ ही जी आज ही इमरान खान साहब ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है। सो देयर इज सो मच हैपनिंग अगेन कमिंग इन द शहर इक़्तिदार, और खान साहब यानी और हिज पार्टी द ऑपोजिशन इज वेरी मच एक्टिव फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही जी आज हुकूमत के अपने लोग, अपने रहनुमा हुकूमत पे चढ़ाई मार रहे हैं मुख्तलिफ मामलात पे। चूंकि बहुत लेंदी हो जाएगा मामला, लेकिन थोड़ा सा उसको हाईलाइट इसलिए करूंगी कि जो एक तो निजी मॉल में आग लगी, उसके मामले से सेंटोरस के अंदर जो भी सारा हुआ, फिर दूसरा जो है वो आज नून लीग सराय आलमगीर के सदर को एक वाक़े बाद कत्ल किया गया है। तो people have a very big question, Hanif Abbasi साहब and the other people were very much chanting about it कि जी what our government is doing, what Rana Sanawalla is doing, what interior minister is doing, so they have a very pretty much doubts on it. So we talk about it very well today. So सबसे पहले जी मैं अपने मेहमानों की तरफ जाती हूँ। आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी उज़मा रियाज जदून साहिबा, शकीला लुकमान साहब और जुल्फ़िकार अली बदर साहब। उज़मा बाजी सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी आ रही है रिदा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो जी बताएं कि आज चुके अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की थी और ये चले गए लेके मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि आप लोगों को आने से रोक दिया जाए और जो है वो तौहीन अदालत केस में जब ये समाअत हुई है आज, तो ख़ास तौर पे इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क की क़यादत में कोई भी आईन और कानून की खिलाफ वर्जी न करे, दूसरी सूरत हाल में इसके नताइज होंगे, ये कहा है उन्होंने। लेकिन एक तरफ अटॉर्नी जनरल ने इस बात की इस्तदा की है कि जी इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना की जाए। उस पर उन्होंने कहा उस वक्त बराह रास्त सूरत हाल थी, अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, इसलिए हम दाखिल नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज जो है ना केस सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ था, और जाहिर सी बात है ये सारा केस जो बना हुआ है ये सब का सब उस हवाले से है कि जिसमें खान साहब के खिलाफ वजारत दाखिला की जानिब से जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा कराई गई हुई है। तो अब चूंकि कोर्ट के तो अभी इस पर रिमार्क्स आ ही रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, कैटेगोरिकली इस पर कोई फैसला नहीं आया है सो फार, लेकिन आप लोग इस्लामाबाद में जाने की जिद कर रहे हैं अगैन। आपको नहीं लगता वंस अगैन शहर इक़्तिदार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इकोनॉमिक्स सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन अनबैलेंस्ड होगी, उसकी वजह से अगैन मुल्क को नुकसान होगा? देखिए रिदा, सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त आप PDM को देखें कि किस कदर बुखलाहट का शिकार है, कि हमने अभी सिर्फ लॉन्ग मार्च का कहा है और अभी तक हमने लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दी।
तो ये इतने ज्यादा परेशान है कि इन्होंने पंजाब से तो जाहिर है नहीं मंगवा सकते थे, तो इन्होंने सिंध से अपनी पुलिस मंगवाई, रेंजर्स मंगवाए, इसी तरह से इन्होंने बलूचिस्तान से कुछ मंगवाए और कुछ ये वफाक से इन्होंने पुलिस को जमा किया और 30,000 एहलकार वहां पे जमा हैं और उनकी सुबह दोपहर शाम खाने का खर्चा ये सब कुछ मिला के आप देख लें पर डे उनका करोड़ों के ऊपर पड़ता है। ये इतने मुझे समझ नहीं आती कि इतने डरे हुए क्यों हैं। बात यह है कि जिस वक्त हम हुकूमत में थे तो पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और वो सिंध से अपने काफिले लेकर आई और बी चौक पे उन्होंने अपना काफिले के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काम पे टांगते हुए उन्होंने खिताब किया। उस वक्त तो हमने किसी को नहीं रोका। इसी तरह से आप देख लें मरियम नवाज साहिबा ने जगह जगह जलसे किए, हमने तो किसी को नहीं रोका। देखें, जलसे करना हर पार्टी का आईनी हक भी है, कानूनी तौर पे हर किसी को इजाजत भी है, हर सियासी पार्टी जलसे कर सकती है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ पीटीआई की जलसों से इतने ज्यादा ये क्यों परेशान नजर आते हैं। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस वक्त खान साहब ने बिल्कुल अपनी पूरी पार्टी को, अपने तमाम कारकुनों को इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार किया हुआ है कि मैं किसी वक्त भी आपको लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा और आप लोगों ने लॉन्ग मार्च करना है। और अगर बात यह है कि ये इतने परेशान हैं तो इन्हें ये इस चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए कि खान साहब जिस तरह से कहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवा दिए जाए, और अभी जो आपने देख लिया कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो नताइज आए हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि तमाम अवाम इमरान खान साहब के साथ हैं और ये पीटीएम के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। तो मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, तमाम 14 जमातें इकट्ठी होकर, मुख्तलिफ इदारे इकट्ठे होकर खान साहब को हराने की उन्होंने हद्दुल इम्कान कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक अवाम इस वक्त जाग चुकी है और खान साहब के साथ खड़ी है और खान साहब को हर जगह पे कामयाब करने के लिए अवाम मौजूद है। इस वक्त अवाम की जो पावर है, जो खान साहब के पास है, वो पावर इस वक्त किसी भी पीटीएम की पार्टी के साथ मौजूद नहीं है। अगर वो इस चीज का दावा करते हैं कि नहीं हमारे साथ भी अवाम मौजूद है, तो मैं समझती हूँ उनकी हायर लीडरशिप को किसी एक सीट के ऊपर खान के खिलाफ इलेक्शन जरूर कॉन्टेस्ट करना चाहिए था, ताकि उनको भी सब पता चल जाता कि वो जो नैरेटिव लेके, अदम एतमाद की तहरीक लेके असेंबली के अंदर आए थे और उन्होंने जो खान साहब के ऊपर ये ब्लेम गेम शुरू किया हुआ था कि खान साहब ने महंगाई बहुत ज्यादा कर दी। और आप सबको पता है कि खान साहब ने ये जो महंगाई है ये 3 सालों के अंदर वक्तन फवक्तन थोड़ी मिकदार में की थी, जबकि इनकी आई हुई हुकूमत सिर्फ 3 महीने के अंदर आप देख लें डॉलर का रेट कहां से कहां पे चला गया, पेट्रोल कहां पे चले गया, अशिया खुर्दनोश आप देख लीजिए, उनकी कीमतें देखें तो गरीब शख्स के लिए आज 2 वक्त की रोटी खाना महाल है। किसानों को आप देख लीजिए कि आज इस्लामाबाद में बैठे हुए सिर्फ इस वजह से एहतजाज कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की महंगाई के साथ साथ आपने बिजली के निर्ख भी इतने महंगे कर दिए कि उनके लिए आज ट्रैक्टर चलाना और ट्यूबवेल चलाना मुश्किल हो गया है। ये हुकूमत जब से आई है इन्होंने ना सिर्फ मजदूर तबके को खत्म करने की कोशिश की है, बल्कि इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इंतहा से ज्यादा डैमेज करके रख दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने इंडस्ट्री को भी डैमेज करके रख दिया है। एक्सपोर्ट हमारी इन्होंने बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म करके रख दी है, इंपोर्ट इन्होंने बढ़ा के रख दी है। तो आप मुझे ये बताएं, इसहाक डार जो मईशत का बहुत बड़ा तुर्रम खान समझा जाता था, उसको बाहर से बुलाया गया, सेनेटर बनाया गया, हल्फ उठवाया गया और पिछली तमाम तनख्वाहें मिला के उसको 72-73 करोड़ रुपया दिया गया और उसने आके क्या बयान दिया कि डॉलर की कीमत कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं। और मैं भी आप रूस से, रशिया से बेहतर ताल्लुकात चाहते हुए उनसे तेल की खरीदारी के ऊपर सोच और विचार शुरू हो रही है। तो यही सारी चीजें तो खान साहब भी कर रहे थे। हाँ, महंगाई को जिस तरह से खान साहब ने कंट्रोल किया ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। आज लोगों को एहसास हो रहा है इस बात का कि जितनी गंदी और खराब मईशत ये पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
हमारे लिए छोड़ के गई थी, और उस नामुनासिब हालात के अंदर जिस तरह से हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई, हमने अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव किया, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव किया, और आज जब लास्ट टाइम इन्होंने अपना बजट पेश किया था तो इन्हीं के मुंह से इन्होंने हमारी गवर्नमेंट की ना सिर्फ तारीफ बयान की थी और बताया था कि जीडीपी कितना इंक्रीज किया, एग्रीकल्चर सेक्टर ने कितना प्रोडक्शन बढ़ाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कितनी प्रोडक्शन बढ़ाई, और किस तरह से आम इंसान को रिलीफ मिला और लोग बेहतरी की तरफ, माशी तरक्की की तरफ जा रहे थे। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि क्या हालात और क्या वाकयात हैं, और ये लोग अब सिर्फ इस डर की वजह से, क्योंकि इलेक्शन तो खान साहब जीत चुके हैं और इन्हें यकीन है कि अगर खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी तो पूरा पाकिस्तान उज़मा ये भी बता दें, उज़मा ये भी बता दें, इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस पे कल फैसला भी सुनाने जा रहा है। हाउ डू यू सी इट? यस प्लीज। देखें, अब अगर रियलिटी में देखा जाए तो बिल्कुल, अगर देखें खान साहब, बिकॉज यू पीपल हैव शोन सो मेनी टाइम कंसर्न्स अबाउट इलेक्शन कमीशन, और आपको इफ एंड बट्स हैं, आपको डाउट है इलेक्शन कमीशन पे। देखें जी, इफ एंड बट्स तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इलेक्शन कमीशन से ये भी दरखास्त करूंगी, अब बाय पार्टीजन काम करें। आपने खान साहब का ये खोला, ठीक किया, अगर आप समझते हैं कि खान साहब ने अगर गलत किया है तो कल इसका फैसला भी आ जाएगा, लेकिन सिर्फ एक खान साहब के ऊपर क्यों नहीं उस हार के ऊपर तोशाखाना से जो उठाया गया, उन गाड़ियों के ऊपर जो तोशाखाने से उठाएंगी, उन कारपेट्स के ऊपर जो तोशाखाना से उठाएगी, उन अंगूठियों के ऊपर जो तोशाखाना से उठाई गई, क्यों नहीं उसके ऊपर भी एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाता? बल्कि मैं तो समझती हूँ पिछले 20 सालों का कि किस गवर्नमेंट ने कौन चीज कहां से किसकी तरह किस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये चीजें उठाई और अपनी पर्सनल जाती जिंदगी के लिए किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल की। देखें जी, तोशाखाना की जब आप बात करते हैं ना, तो हम सबसे पहले इस चीज को भी क्लियर करते हैं कि तोशाखाने के अंदर भी, आइन के अंदर एक कानून के अंदर ये शिक मौजूद है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो उस तोहफे की जो कीमत है उसकी 10% कीमत आप अदा करके वो तोहफा आप घर लेकर जा सकते हैं। लेकिन खान साहब ने इसी चीज को 50% बढ़ाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 50% बढ़ाया उन्होंने पे करके, तो ठीक है। लेट मी गो टू अदर पार्टिसिपेंट्स, टाइम कम है। उज़मा जी, आपकी तरफ आऊंगी। शकीला लुकमान साहिबा, शकीला लुकमान साहिबा, आपको आवाज आ रही है? शकीला साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा चले, जुल्फिकार साहब की तरफ मैं जा रही हूँ। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ओके जुल्फिकार, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जुल्फिकार, आपकी तरफ होंगे। सबसे पहले तो बताइएगा, एक शॉट आज मैंने चलाया है मुर्तजा वहाब साहब का भी ना, अभी हम देख रहे हैं ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन इज बिकम आफ्टर जिसको कहते हैं कैंसिलिंग दिस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इन पर्टिकुलरली कराची एंड हैदराबाद। अगेन जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी आ चुके हैं और वो मुतनाज़े भी हो चुका है। तो अब जो आज मुर्तजा वहाब साहब और फिर एमक्यूएम ऑलरेडी आप लोगों से नाराज बैठी हुई है। दे आर कमिंग ऑन द टीवी चैनल्स ऑन द डेली बेसिस। परसों ख्वाजा इजाजुल हसन आए हुए थे, कल भी आए हुए थे, वसीम अख्तर आए हुए, कंप्लेन कर रहे हैं धड़ाधड़ कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, वो ज्यादती हो रही है, जो हमारी निगोसिएशन हुई थी उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। बट डिस्पाइट ऑफ इट आप जो है वो फिर बात कर देते हैं कि जी अब तो मेयर भी हमारा होगा, हैदराबाद में भी पीपल्स पार्टी का होगा, कराची में भी होगा। तो ये तो अब जो, और कल जो बिलावल साहब ने NA 237 की जीत के बाद जिस तरह का एड्रेस किया है, उन्होंने फिर जो एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा है हर बात में, उन्होंने फिर जो है कठपुतली कह के खान साहब को और फिर वही गठजोड़ की बातें की है उन्होंने। तो ये एक जीत के बाद जो आप लोगों का एकदम से 360 एंगल दोबारा से जो बिल्कुल ही मोड चेंज हो गया है, तो ये इसकी क्या वजह है? और अगर यही रहता है सारा मामला तो फिर आप लोग कैसे नेगोशिएशंस किस पे करेंगे? कल रिकॉर्ड चीज भी कि शहरी रहमान साहब और ख्वाजा आसिफ साहब को भी पार्लियामेंट के अंदर कल झगड़ा हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपनी चीज होती है। इलेक्शन कमीशन एक आजाद अदारा है और इलेक्शन कमीशन के सरबराह को इमरान खान साहब ने तैनात किया था। अब वो अगर तैनाती करने के बाद कोई खान साहब के हक में काम करे तो ठीक है, खान साहब के खिलाफ करे तो वो गलत है। पीपल्स पार्टी ने तो कहा था सिंध में सैलाब है और जराए वसाइल इतने नहीं है कि हम ये इलेक्शन के अंदर कराची और हैदराबाद में तो नहीं है ना मेरे भाई। आप सुन तो लेना मैडम, जी। चीज ये है कि
कोशिश की थी कि इलेक्शन ना हो कौमी सूबाई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने कहा, उसका रिजल्ट आ गया, खान साहब ही की जो सीटें थी उनमें से वो 6-7 जीत गए और 2 हार गए, तो उनका नंबर तो कम हो गया, वोटों की तादाद भी उनकी कम हो गई। अब हकीकत ये है कि खान साहब ये चाहते हैं कि जैसे उनको एस्टेब्लिशमेंट या जो फैसला करने वाली कुव्वतें लेके आई थी इक़्तिदार में, वो दोबारा लेके आए, और इलेक्शन कमीशन जैसे खान साहब का एक झैली इदारा होता है उस तरह काम करे, खान साहब की मर्जी के मुताबिक चले। ऐसा नहीं होता, ये मुल्क है, पाकिस्तान है, वो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, उसने ऐसे ही चलना है। और अभी मैं सुन रहा था, हमारी बहन एक कोई बात कर रही थी, मैडम जी उस्मा रियाज जदून साहिबा जी तोशा खाना के हवाले से। देखिए, तोशा खाना के ऊपर जो परसेप्शन है ना, ये क्लैरिटी नहीं देते, ये बात करते हैं अपनी मर्जी की। मैं कहता हूँ कि अगर उस पे किसी ने भी कोई फ्रॉड किया है, कोई तोशा खाना से तोहफा ताइफ लिए है, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, किसी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड आप एहतसाब करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पीपल्स पार्टी में किसी ने बगैर डिक्लेरेशन के कोई लिया है, वो आप उसके ऊपर केस करें, उसका हिसाब करें, अगर किसी और पार्टी से लिया है उसका करें। प्रॉब्लम ये है, खान साहब के ऊपर इल्जाम ये है कि खान साहब ने जो तहाइफ लिए उनको डिक्लेयर नहीं किया, बगैर डिक्लेयर कराए ले गए, और जो डिक्लेयर करवाए उसकी प्राइस इन्होंने 50% करवा दी, लेकिन 50% करवाने से पहले इन्होंने उसको मार्केट में बेचा, फिर मार्केट से वापस लेके आए पैसे ला के, फिर तोहफा बेचने के बाद इन्होंने उसको 20% जमा कराया, 50% भी जमा नहीं कराया। अब खान साहब पे इल्जाम ये है, कल उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हर चीज क्लियर हो जाएगी कि तोशा खाना पे इनके ऊपर क्या इल्जाम है। ठीक है, ये है ग्राउंड रियलिटी, क्लैरिटी है। मैं इसके ऊपर जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सीधा है। अगर किसी ने कोई ऐसा तोहफा ताइफ लिया है, डिक्लेरेशन लिया है, बगैर डिक्लेरेशन के तोहफा ताइफ लिया है और उसके पैसे जमा नहीं कराए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी आइन और कानून के अंदर रह के है। उसके अलावा फिर लॉन्ग मार्च अगर कोई करना चाह रहा है, बिल्कुल लॉन्ग मार्च करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसे जुलूस लॉन्ग मार्चों के हक में है, करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है मुल्क की सॉवरेनिटी का, स्टेट के जराए वसाइल को ये क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब किया, कराची से चले इस्लामाबाद तक पहुंचे, एक गमला भी नहीं टूटा, एक फूल की पत्ती भी नहीं टूटी। जब जहां पे गए हैं वहां पे खड़े होके इन्होंने जलसा जुलूस किया है, तकरीर की है और अपनी लॉन्ग मार्च खत्म कर दी। दूसरी पार्टियों को ने दरखास्त दी, उन्होंने हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने उनको जो जगह अलॉट की उन्होंने वहां पे लॉन्ग मार्च किया, चले गए। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, आप अपने इंट्रोडक्शन में कह रही थी ऑपोजिशन। देखिए, ऑपोजिशन तो रिदा है ही कोई नहीं। इमरान खान साहब 4 जगह हुकूमत में बैठे हुए हैं, केपी में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान, एजेके में। ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा टाइम है कि इस टाइम पे सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट के अंदर बैठी हुई है, चाहे वो सूबे में या फेडरल में, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट में बैठे हुए। अच्छा, मैं अब उसी पॉइंट पे वापस आता हूँ कि खान साहब ने अगर लॉन्ग मार्च करनी है तो उस लॉन्ग मार्च के ऊपर दरखास्त दें, जो एक गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। गवर्नमेंट इनको, इनकी पार्टी के जो भी लोग जाएंगे उनको बता देगी आप इस जगह जाके जलसा करें, जो भी जगह। अब खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि जब इन्होंने 25 मई को ये आए थे, इन्होंने इस्लामाबाद में एंटर होके वहां पे इनके लोगों ने तखरीबकारी की, पौधों को, दरख्तों को आग लगा दी, लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, दुकानों के शीशे तोड़ दिए और बहुत नुकसान पहुंचाया। अच्छा, वहां पे इनका एजेंडा ये था कि वहां पे कोई थोड़ी सी कत्लो गारत करें, कोई पार्लियामेंट के अंदर 4 बंदे जाएं, कोई रेड जोन में हो जाए। अभी भी इनका प्लान यही है। ये यहाँ पे तफरका फैलाना चाहते हैं, यहाँ पे कत्लो गारत की सियासत करना चाहते हैं। ये शेख रशीद साहब के बयान आपके सामने है। ये यहाँ पे वहां से ये जो अभी हमारी बहन बोल रही थी कि जी इन सारे लोग आए। देखिए, ये जो रेंजर है ना, ये सूबे की नहीं होती, ये फेडरल गवर्नमेंट की होती है। और फेडरल गवर्नमेंट मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कहीं से भी किसी को बुला सकती है।
इसका सूबे से कोई ताल्लुक नहीं होता। यहाँ पे अगर फेडरल गवर्नमेंट ने अपने मुल्क की सिक्योरिटी को मजाक ना बनाने के लिए अगर वहां पे कोई रेंजर्स या सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाई हैं, उसके पीछे एक वजह है। वो वजह ये है कि लॉन्ग मार्च आए, अपना पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जलसा जुलूस करे, तकरीर करे, चले जाए। लेकिन ये जो रेंजर बुलाई है, ये सिर्फ इसलिए बुलाई है कि इनके जो जत्थे आना चाह रहे हैं ना इस्लामाबाद में एंटर होके, पार्लियामेंट हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, पीटीवी पे इन्होंने पहले भी कब्जे की कोशिश की थी, अगर आपको याद हो, खान साहब पे और बाकी लोगों पे पर्चा भी हुआ था। फिर उसके बाद ये अब इनका प्लान है रेड जोन में एंटर होके मुख्तलिफ एम्बेसियों के अंदर एंटर हो जाए, जो कि बहुत ही खतरनाक है। मुल्क और स्टेट का ये मजाक उड़ाना चाहते हैं। ये अभी इस चीज से डिनाई करेंगे कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हकीकत में ये कर रहे हैं। सारे डिनाई करेंगे, सारी लीडरशिप कहेगी कि नहीं करेंगे, लेकिन ये प्लान ये कर रहे हैं कि जब हम पावर में लोगों के साथ आए डी चौक तक, वहां पे लोगों को के बाद में खान साहब कहेंगे कि लोग खुद ही एंटर हो गए, मैं क्या कर सकता था, मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे कहने पे तो थोड़ी गए, लोग ये खुद ही कर देते हैं। भाई असल बात यह है कि खान साहब की अगर एक ऑडियो आप पिछले चेक करें, ये झूठ को कहते हैं ब्रांड करना है, झूठ को ये ब्रांड कर रहे हैं, झूठ को, फ्रेब को, 2 नंबरी को, फ्रॉड को, और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं इस 2 नंबरी की तरफ, लोगों को गलत राह पे डाल रहे हैं। और ये इनका एक सिलसिला है। देखें, इन्होंने जब हुकूमत स्टार्ट की, हुकूमत स्टार्ट करने से पहले इनका कुछ और नैरेटिव था, हुकूमत में आने के बाद खान साहब का कुछ और नैरेटिव था। उसी नैरेटिव की वजह से इनको यू टर्न खान का नाम दिया गया। फिर इन्होंने देखें आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी। अमेरिका नाराज, चाइना नाराज, सऊदी अरब और मिडल ईस्ट कंट्रीज नाराज, टर्की नाराज, यूरोपीय यूनियन नाराज। कहीं पे फॉरेन पॉलिसी पे, डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली, आइसोलेट करके रख दिया। इकोनॉमिक सूरत ये थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी। पहले इनके जो अरस्तु और अफलातून थे, उन्होंने कहा 8-9 महीने जी नहीं जाना IMF के पास, नहीं ले जाने दिया IMF के पास, और कहा हमारे पास 200 बंदों की टीम है, इकोनॉमिक टीम है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद इन्होंने IMF के पास गए और IMF ने इनको घुटने टेक के मुर्गा बना के पाकिस्तान की उस वक्त की गवर्नमेंट से ऐसा एग्रीमेंट कराया कि ये गवर्नमेंट भी मजबूर है उस एग्रीमेंट, उस सॉवरन एग्रीमेंट को जो है उसकी पासदारी करने पे। और उसकी वजह से मौजूदा हुकूमत जो आईनी और कानूनी तरीके से खान साहब को घर भेज के आई थी, वो भी मुश्किल डिसीजन लिए, और उसका नतीजा आपने देख लिया कि इलेक्शंस के अंदर किस तरीके से लोगों ने उसका गुस्सा निकाला। अब बात यह है कि ये जो मुख्तलिफ पार्टियां, ये MQM भी हमारे भाई हैं, अब एक इतना बड़ा कोलिशन है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, एक दूसरी पार्टियों को रिजर्वेशन होती है। आज मुर्तजा बहाव साहब ने जो बात की है, वो मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है। यहाँ पे जो पार्टी कुछ भी नहीं, एक सीट भी नहीं जीत सकती काउंसिलर की, वो भी कहती है कि अगला प्लेयर हमारा होगा। जो ऐसा एटीट्यूड है पीपल्स पार्टी का, वो नॉर्मल है, आप ये कह रहे हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक सियासी एटीट्यूड होना चाहिए, जो एक सियासी गुफ्तगू होनी चाहिए, जो एक अच्छी ट्रेडिशंस होनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको फॉलो करिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये इस तरह की सियासी गुफ्तगू है। शकीला साहिबा की तरफ जाती हूँ। ओके शकीला साहिबा, आपको आवाज आ रही है? रिदा साहबा, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, अब आपने मुझे लेके तो अब आप ही बात करेंगी, जाहिर सी बात है। अभी 2 पार्टिसिपेंट्स ने एक दफा ही बात की, अब आपसे ही सारे सवाल होंगे, आप ही से मैंने बात करनी है। मुझे सबसे पहले तो बता दें कि ये आप लोगों ने ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पे शिकस्त हो गई, एक सीट नहीं निकाल सके। आज हनीफ अब्बासी साहब अपनी हुकूमत पे चढ़ाई मार रहे हैं कि जी वज़ीर दाखिला कुछ नहीं कर रहा है। एक बंदा आपका मर जाता है जी, वहाँ का सदर आपका उनकी डेथ हो जाती है, उस पर भी वो वज़ीर दाखिला के लिए वो कह रहे हैं कि नहीं जी वहाँ पर जो है अभी तक कोई इस पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया है।
सेंटोरस मॉल में आग लग गई जी, वहां पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ये मतलब आपकी अपनी गवर्नमेंट के चैलेंजेस हैं जो कि नहीं खत्म हो रहे। दूसरी तरफ आपके इत्तेहादी नाराज हो रहे हैं। अब एमकेएम जाने की बातें करी है, मोंगे दाल हर टीवी चैनल पे बैठ के वो क्लियरली कह रहे हैं पीपल्स पार्टी एमकेएम की बन नहीं रही, क्योंकि जो मुआहदे हुए थे उसके ऊपर आपने अमल दरामद करने के लिए गारंटी दी थी। ये मुझे याद है बहुत अच्छे से। शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे सारे मामले में। अब वो पीछे वो कह तो रहे हैं जी हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन अब वो करवा नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। तो ये सारी सिचुएशन में कहाँ खड़ी है नून लीग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने इतने 2 4 5 सवाल इकट्ठे कर लिए। जो आप जवाब देती रहे ना अब तसल्ली से। हाँ जी 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 बिल्कुल। पहले सबसे पहले तो आप जो बात कर रही हैं ना कि ज़िमनी इलेक्शन जो है उसमें हम जो है वो एक सीट ली है, हम इतनी अच्छी तरह कामयाब न हुए, ये बात सही है। इसमें वजह ये बात है, आपको पता ही है कि हम लोग सैलाब में लगे हुए थे, काम उधर इतना लोगों को बाहर लिखा है कि वो खत्म होने का नाम ले। आपको पता है कि कितना नुकसान हो चुका है जिसकी वजह से हम हुकूमत जो है उधर लगी हुई थी। और दूसरा ये है कि मोस्टली ये होता है कि ये पीटीआई की सीटें थी, हमें एक ली हम और बाकी पीपल्स पार्टी ने 2 ली, तो ये तो हमें एडिशनल मिल गई ना, ये तो उनका नुकसान हुआ, हमारा नुकसान तो नहीं हुआ। तो मोस्टली ये इस तरह के इंतखाबात उसमें 90% जो होते हैं वही लेते हैं। हमने जहाँ पे हम हारे हैं वहाँ पे भी कोई इतने बुरी तरह नहीं हारे। देखिए या बुरी तरह हारे या अच्छी तरह हारे, शकीला बाजी दिस इज नॉट एन आंसर। आपकी लीडरशिप बाहर बैठ गई है, जाके आने को तैयार नहीं है। मुल्क यहाँ आप लोगों ने बात जो है तो खत्म करने ना। हाँ। अब मुझे बात तो कर लेने देना जी। कि और दूसरा ये बात है कि ज़िमनी इंतखाबात, आपको पता है कि जब हम लोग जो थे अपोजिशन में थे, ये हुकूमत में थे, इन्होंने हमने उस 12-13 जो ज़िमनी इलेक्शन थे इन्हीं के हलकों में, इन्हीं के एरियाज में हम जीते थे, नौशहरा और ये वो सारी जो जगह थी वो उस वक्त हम पूरे के पूरे जीत रहे थे, ये हार रहे थे ना। तो ये होता है। और हम सबसे बड़ी हमारी जो बात है कि हमने कोई तवज्जो ही नहीं दे सके, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है और हमारे जो लोग थे वो जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनकी बहाली के लिए ऊपर लगे हुए हैं। तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। एक बंदे ने जो सीटें जिन्होंने 6 सीटों 8 सीटों पे खड़ा हो गया था, जो बनता भी नहीं है, उसका फायदा भी कोई नहीं। बहरहाल ये है कि ठीक है वो जीते, लेकिन उसका कोई नफा नुकसान नहीं है, कोई हमें नुकसान नहीं इससे हुआ। हमने जो सीटें जीती हैं वो बल्कि एडिशनल हुई हैं, इनकी हमने जीती है, इन्हीं की सीटें थी। तो मतलब ये है कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पता है आपने अपने कितने कीमती लोग खड़े किए थे, आबिद अच्छा, शेर अली जैसे लोग खड़े हुए थे, इस तरह से दीगर अहम लोग खड़े हुए थे, भाई वो सब हार चुके हैं। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, हमें तो मौका ही नहीं मिला। और इन्होंने देखा इतना पैसा बांटा है वहाँ पे, हजारों की तादाद में एक बंदे को 10-10 5-5 हजार एक बंदे के दिए, और इन्होंने वहाँ इतने फंड जो है वो लोगों को दिए और अपनी सीटें जीतने के लिए किए। तो इससे कोई फायदा मुल्क का कोई फायदा नहीं है, टैक्स पेयर का नुकसान जो उनके पैसे जो है उनके लगे हैं इनके इलेक्शनों में। इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं था। ये तो सिर्फ अपनी जो है वो वाह करने के लिए पीटीआई के जो चेयरमैन है उन्होंने करने के लिए कि मैं दोबारा जो है वो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और मैं बताऊंगा कि मैं जीत के आ गया। तो ये तो इनकी इस तरह की पॉलिसीज हैं, इससे मुल्क का फायदा नहीं होता, मुल्क का नुकसान ही होता है, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात आपने कहा कि आपके इत्तेहादी एमकेएम वाले की बात की है। देखिए एमकेएम जो है जो ये चीजें जब आपके लोग साथ होते हैं तो ये आप 100% जो है वो आप के लिए मुश्किल होता है। इत्तेहादी सारे सबके साथ चलने की कोशिश होती है और मेरे ख्याल में कि ये बेहतरीन इत्तेहादी हैं, इसमें कोई किसी से नाराज नहीं हुआ। लेकिन कोई छोटी मोटी रिजर्वेशन होती है तो छोटी मोटी रिजर्वेशन नहीं है, नहीं सॉरी शकीला जी, छोटी मोटी रिजर्वेशन नहीं है। वसीम अख्तर साहब, ख्वाजा इजहार साहब, बाकी दीगर लोग, आज उनका अहम इजलास उन्होंने बुला लिया था। जिस तरह से वो उमड़ कर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी वक्त ये हुकूमत छोड़ देंगे, बिकॉज द मेन इशू इज फॉर देम विद पीपल्स पार्टी। वो ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारे मुआहदे हुए थे अंडर द गारंटर ऑफ पीएमएलएन, आप चूंकि उसके गारंटर थे, वो उन चीजें उस तरह से नहीं हो रही हैं। देखिए वही है ना कि मेरी बात सुने पहले तो देखिए, और ऊपर जलती का तेल तो आज मुर्तजा वहाब साहब का भी मैंने आपको शॉर्ट सुनाया, आपने सुन लिया उन्होंने कैसी बातें की हैं। जवाब तो देने देना इसका जवाब देने दे कि सिंध की भी जहाँ तक बात पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, सिंध जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है, मुश्किल में है, आज भी उनके
काफी लोग जो है अभी भी पानी में बैठे हुए हैं। तो ये मुश्किल हालात है जिसकी वजह से उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने वो इसकी जिम्मेदारी ली थी, उनको पूरी भी करनी चाहिए। और अगर नहीं पूरी कर सके तो कर देंगे। ये तो फिर आपको पता है कि जहाँ इतनी बड़ी कोलिशन है, ये 12-13 पार्टीज हैं, उनमें जो है वो छोटी मोटी जो है ये चीजें चलती हैं। और इंशाल्लाह उनकी रेजोल्यूशन जो है वो पूरी करेंगे। हमारे वो साथी हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ है और हम उनको लेके चलना चाहते हैं। ठीक है जी। और आपने क्या पूछा था और क्या क्वेश्चन था आपका जी, बताएं जरा रिदा। अच्छा, दूसरा ये है कि एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट वो ये भी बताइएगा कि अब जहाँ पर ये सारे इश्यूज आ रहे हैं वहीं पे कल आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस पर फैसला सुनाने का भी कहा गया है। अगर इस पर भी कोई अपसेट होता है, चूंकि जाहिर सी बात है इस वक्त माहौल तो गर्म है, तो फिर आप लोगों की क्या जो है वो स्ट्रैटेजी होगी? दूसरी एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल इसके ऊपर जाके वहाँ आज भी जो इमरान खान साहब के हवाले से अहली रेफरेंस के हवाले से जो इस्तदा लगी हुई थी उसमें वो बात कर रहे थे, तो वहीं उन्होंने जिक्र किया कि जी चूँकि ये लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं पीटीआई वाले, कि जी इनको इजाज़त ना दी जाए चढ़ाई के सेंस में उन्होंने तो बात की, जिसमें चीफ जस्टिस के बड़े क्लियर रिमार्क्स आए कि अभी तो ये चीज़ ऑन गोइंग नहीं है या ये स्टार्ट नहीं हुई है, लेट देम कम एंड देन विल सी इट। तो ये इसमें भी हमें नजर आता है कि कोर्ट्स आर वेरी क्लियर इनटू इट, लेकिन आप लोग की तरफ से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि जी कुछ ना कुछ किया जाए। तो ऑपोजिशन का सवाल यही है कि जी आप लोग जब सारे धरने, एहतजाज, महंगाई मुकाम मार्च, लॉन्ग मार्च, पता नहीं कौन कौन से मार्च कर रहे थे, तो वो उस वक्त तो उन्होंने आपको नहीं रोका आने से। अब आप लोग क्यों इस बात पे बहुत ज्यादा परसिस्ट हैं और बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि नहीं जी किसी भी तरह से बस पीटीआई नहीं आए, धरने एहतजाज कुछ ना करे, लॉन्ग मार्च ना करे? देखें मेरी बात में जीता, बात असल में ये है कि ये काफी दिनों से कह रहे हैं कि आ रहा है, कोई भी कह रहा, हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आ जाएं। आप कह रही हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब कुछ और कह रहे हैं। नहीं, बात सुन लेना, थोड़ा सा जवाब देने का मौका दिया करें नारिदा जी। बात सुने, देखिए हम कह रहे हैं कि आप आए, पूरा मन एहतजाज करें, उनका हक है, तो बिस्मिल्लाह आए। अब वो आके बताएं कि हमने करना है, हम उनको कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है आप करें। हमने कब नहीं इजाजत दी, ये पहली दफा तो नहीं काम कर रहे इस तरह का, ये तो कई दफा इनके कई इस तरह के जो है इमरान खान साहब जो है चढ़ाइयाँ कर चुके हैं इस्लामाबाद के ऊपर। ये पहली चढ़ाई नहीं है, पहली दफा आपको पता 2014 में भी इन्होंने 120 डेज का धरना दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उस वक्त भी हमने सेफ और बहुत अच्छी तरह जो है इसको हैंडल बड़े बड़े दिल से और बड़ी जबर हौसले से इसको हैंडल किया था, जिस तरह जो इन्होंने किया था, जिस तरह आके ये पीटीआई अपना पाकिस्तान टीवी के चैनल पे स्टेशन पे चले गए थे, फिर इन्होंने पार्लियामेंट पे किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके जिस तरह इन्होंने कपड़े टांगे और क्या क्या होता रहा। और हमने तो उसको भी बड़े बड़े दिल के साथ, बड़ी तहम्मुल और बर्दाश्त से जो है वो इनको आने दिया और ये रेड जोन में आए थे। लेकिन अब ये तरीका बार बार नहीं होता। 25 जुलाई को भी आए थे, आपने देखा उस वक्त इन्होंने जो किया वो आप सारी दुनिया को, पाकिस्तान के अवाम को पता है कि किस तरह इन्होंने आके तमाशा लगाया था और किस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ने जो रूलिंग दी थी कि भाई वहां जाके करें, और ये आके तो रेड जोन में आ गए थे, और किस तरह इन्होंने आके तो मतलब आग लगाई और तमाशे लगाए थे। और इतना उस वक्त भी पीटीआई वाले इमरान खान साहब जो है वो कह रहे थे कि मैं 15-18 में 20 लाख लेके आऊंगा, और बाय तो 15,000 लोग नहीं थे। तो ये इस तरह के हर वक्त चढ़ाई और ये बातें इस तरह की करते रहते हैं। आप भी करें, हम तो कहते हैं हौसले सब्र से आए, अपना जलसा करें, अपनी तकरीरें करें, अपना बैठे, और हम उनके साथ सिक्योरिटी देंगे और आराम से अपना करें और फिर रुख्सत हो जाए। लेकिन अगर वो इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ करेंगे, देखिए हमने इसीलिए अटॉर्नी जनरल ने ये बात की है कि ये अपने लिमिट के अंदर रहें, जहाँ उनको जगह दी जाए वहां पे जलसा करें, जो मर्जी करें, लेकिन उसके बाद रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये कैपिटल है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। वहाँ पे देखिए मारात है, वहाँ पे जो है एम्बेसीज हैं, सारे मुल्कों की एम्बेसीज हैं, अब सब कुछ है वहाँ पे, हमारे अदारे हैं, लोग रह रहे हैं, मतलब सब कुछ है। तो आप किस तरह आप उनको खुलम खुला कहेंगे जी आए आप जो मर्जी करें। लेकिन वो कोई शरीफ लोग तो नहीं है ना, वो आम लोग तो है ही नहीं। पीटीआई जो आम
आम पार्टी तो है ही नहीं, ये तो एक अजीबोगरीब पार्टी है जो जिसका कुछ पता ही नहीं है, ना इनको कोई अच्छा, अब ये बात हमारी टॉपिक से हट रही है, चले टॉपिक से हट रही है ना बात। उज़मा बाजी, बस वन लास्ट कमेंट, एक कमेंट लूंगी जुल्फिकार बदर साहब आपसे भी। उज़ा जी, कल इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा फैसला सुना देता है जो अपसेटिंग होगा, तो फिर क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्विकली। देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन कोई इस तरह का फैसला सुनाएगा, क्योंकि जाहिर है अगर इलेक्शन कमीशन इस किस्म का कोई फैसला सुनाता है तो हम इसको कोर्ट में लेकर जाएंगे और इसको चैलेंज भी करेंगे। और बिल्कुल हम, जिस तरह से जुल्फिकार साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जी ये सिर्फ एक अक्रॉस द पार्टी ये चीज होनी चाहिए। बिल्कुल, ये अगर खान साहब के खिलाफ अगर ये चीज साबित होती है तो हम इस चीज को अदालत में भी चैलेंज करेंगे, और उसके साथ हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि पिछले 20 सालों का केस सबके खोले जाए और बताया जाए कि अगर इन चीजों के अंदर खुदा ना खास्ता अगर खान साहब नाअहल है तो ये सब भी नाअहल होते हैं। तो लेकिन अच्छा, मुझे उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह फैसला खान साहब के हक में आएगा, क्योंकि उन्होंने हर चीज जो भी उनके जो कागजी कार्रवाई उन्होंने पूरी की हुई है, उन्होंने एक एक चीज का हिसाब दिया हुआ है और एक एक सवाल का जवाब दिया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ओके फाइन। जुल्फिकार साहब, जुल्फिकार आपको आवाज आ रही है? जुल्फिकार आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आ रही है। जुल्फिकार साहब, ये बता दीजिए क्विकली, एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है और बल्कि भी हो रही है। सो आप आपस में मिल रहे हैं जी, और ये अगर इसमें भी डेडलॉक रहता है और चीजें हल नहीं होती हैं, क्या होगा? और या फिर कोई अगर खबर है आपके पास कि जी अभी मामला कुछ हल हो रहे हैं, तो प्लीज बता दें जाते जाते। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, एमक्यूएम वाले हमारे भाई हैं, ये छोटे मोटे मामला होते हैं, एमक्यूएम के साथ सारे मामला सेटल हो जाएंगे, एमक्यूएम साथ ही चलेगी, इस हुकूमत का हिस्सा रहेगी। और मैं आपको एक कमेंट, ये जो इलेक्शन कमीशन के और कानून के उसके ऊपर मैं छोटा सा एक जुमला कहना चाहूंगा। इस मुल्क के अंदर जिस शख्स ने, जिसका कोई कारोबार नहीं, जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, और वो अपनी इनकम बियॉन्ड मींस के ऊपर रहता है, उन सबको जो आइन और कानून के कटहरे में लाना चाहिए और उनका हिसाब करना चाहिए। वो चाहे कोई सियासतदान है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, या वो कोई भी हुकूमत से रिलेटेड शख्स है, आपको इस मुल्क में अमीर, गरीब, ताकतवर, कमजोर, सबके लिए कानून को बराबर रखना पड़ेगा। अगर इस मुल्क में कानून को बराबर नहीं रखेंगे तो यहाँ पे फिर अफरा तफरी जो पड़ी हुई है उसी तरह पड़ेगी और मुल्क को संभालने के लिए बहुत मुश्किलात दरपेश होंगी। ठीक है शकीला बाजी, बस लास्ट कमेंट एक वन उसमें मुझे प्लीज बता दीजिए, बस लास्ट है यही कि हम देख रहे हैं पिछले अब जब ये चूंकि डेवलपमेंट एक हो रही है एमकेएम की और पीपल्स पार्टी की, अगर इसमें भी मामला सॉर्ट आउट नहीं होते तो हुकूमत फिर क्या करेगी? नून लीग का क्या स्टांस होगा उसके ऊपर? व्हाट वुड बी योर क्या कहते हैं कि आपका रोल उस पर क्या होगा? जी देखिए रिदा, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कुछ नहीं होने वाला, मामला सेटल हो जाएंगे। आपको पता है कि वहाँ पे जो सैलाबती मुश्किलात हैं जिसकी वजह से वो उनकी तवज्जो उन चीज़ों की तरफ हटी हुई है, ये सेटल हो जाएंगे। हम एमक्यूएम वाले हमारे भाई है, हमारे साथी हैं, हम उनको हर सूरत में अपने साथ रखेंगे, वो खुश रहेंगे और हमारे साथ हम उनको सेटल कर लेंगे। ये कोई बिग डील नहीं, हम उनको मसाइल जो है हम हल करने किए भी हैं और जो रह गया उनको भी हल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया उज़मा रियाज़तुन साहिबा आपका, जुल्फिकार अली बदर साहब आपका, शकीला लुकमान साहिबा आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हफ्ते के रोज का आखिरी प्रोग्राम होता है, लेकिन आज जाते जाते ये कहना बहुत जरूरी है कि इस तक आज के दिन के अंदर तक कल बहुत सारी हैपनिंग लगी हुई है और मजीद 2 से 3 दिन बहुत इंतहाई अहमियत के हामिल है, क्योंकि जिस तरह से तेजी के साथ कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कुछ नए पॉलिटिकल सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं, उसके बाद हालात थोड़े बहुत शिफ्ट होंगे, टिल्ट होंगे कमिंग वीक के अंदर तक। सो होप फॉर द बेस्ट, और यकीनी तौर पर जो है जो अवाम के लिए सोचे और जो अवाम की बेहतरी के लिए हो वही सियासतदानों को करना चाहिए, और अभी भी वक्त है अपने ज़ाती मफादात से बाहर आके अवाम के लिए सोचना चाहिए। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।